हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है आप सब अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे, क्योंकि आप सब का कल अर्थात 22 फरवरी को हिंदी का बोर्ड एग्जाम है। मेरे प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट की तरफ से यानी यूपी बोर्ड की तरफ से सभी सब्जेक्टों के मॉडल पेपर जारी किए गए हैं और उन्हीं मॉडल पेपर को हम आपको सॉल्व करवाने के लिए आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कल आपका हिंदी का पेपर है, तो आज हम इस वीडियो में आपको कक्षा 10 के हिंदी विषय का मॉडल पेपर कराएंगे। और ये बेटा मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याद रहे, कक्षा 10 का कोई भी विद्यार्थी इस मॉडल पेपर को छोड़ ना दे। पूरा मॉडल पेपर बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ कर जाए, पूरे मॉडल पेपर का एक एक प्रश्न अच्छी तरह से सॉल्व करके जाए। और बेटा हो सकता है इस मॉडल पेपर से कल आपको कई नंबर का बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर भी छोड़ना नहीं है। और आपके जो वीडियो बेटा हम लगातार आपको जो प्रोवाइड कराई गई है मैराथन वीडियो, उसे अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की क्लास। देखें बच्चों, सबसे पहले आप नज़र डालें तो ध्यान दें, सबसे पहले पढ़ा है बेटा मॉडल प्रश्न पत्र। उसके बाद सन है बेटा सन 2023-24, कक्षा है कक्षा 10। फिर मेरे प्यारे बच्चों विषय हैं, क्या है विषय? विषय हिंदी और खंड आ। आपको मैंने बताया था बेटा आपका जो पेपर है वो दो खंडों में आएगा, आ में और बा में। आ वाले में माय डियर स्टूडेंट्स आपके सब टिक लगाने वाले होंगे, जो कि 20 प्रश्न होंगे और जिनका जवाब आपको OMR सीट पर देना होगा। ठीक है बच्चों, तो विषय हिंदी खंड आ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे बेटा यहाँ पर, और जैसा पेपर मैं इस वीडियो में समझा रहा हूँ बेटा, ये एक मॉडल पेपर है और सेम इसी पैटर्न पर आपका पेपर आने वाला है। तो समय देख लेते हैं बेटा, समय है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक है 70, यानी 70 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। फिर है बेटा कुछ निर्देश पेपर से संबंधित, तो चलिए इन्हें देख लेते हैं। पहला निर्देश है बेटा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपका पेपर 8:30 के 30 मिनट से 11:45 तक है बेटा। 15 मिनट आपको पेपर अच्छे से पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं। जब भी पेपर आपको मिलेगा बहुत ही अच्छे से उस पेपर को पढ़ें, उस पेपर में जितनी भी बारीकियां हैं उन्हें समझें, सभी प्रश्नों को समझें। ऐसा नहीं कि पेपर मिला आप लिखने बैठ गए, अच्छे से पहले उसे पढ़ लें और फिर देखें कि हम इसमें कितना कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है यदि आप हमारी वीडियो देखकर जा रहे हैं तो आपके पूरे में से पूरे आने वाले हैं। अगला प्रश्न है बेटा, प्रश्न पत्र दो खंड यानी आ तथा खंड बा में विभाजित है। आपको मैंने पहले भी बताया था बेटा, पेपर दो में विभाजित होगा, एक होगा खंड आ और एक होगा खंड बा। क्योंकि खंड आ में सभी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे टिक लगाने वाले, जिनका जवाब आपको OMR सीट पर देना है। और खंड बा में क्या होगा बेटा, सब लिखने वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, तीसरा निर्देश है प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले वॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये काले पेन से ही भरना है OMR सीट, ध्यान रहे। ठीक है, काला पेन हो, वो भी वॉल पॉइंट पेन हो, अर्थात मोटी रिफिल जो जेल पेन होते हैं वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला निर्देश है, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 0-1 मतलब 1 अंक निर्धारित है। बेटा 20 प्रश्न आएंगे तो 20 नंबर के होंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है। अगला प्रश्न है, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के बाद उसे काटे नहीं। बेटा OMR सीट पर अगर आपने एक गोले को भर दिया तो अभी आपको लगा कि अरे ये तो हमने गलत टिक लगा दिया, दूसरा होना चाहिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, उस गोले को आप काट नहीं सकते। एक प्रश्न में एक ही गोला भरा जाएगा, न उस पर आप व्हाइटनर लगा सकते हैं, न उसे काट सकते हैं, न दूसरा भर सकते हैं। जो भर गया भर गया, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ध्यान से उस पर भरना है।
बहुत ही ध्यान से भरना है बेटा, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। हाँ, बहुत ही ध्यान से भरना है, एक ही बार में उत्तर सही हो जाए। और कह रहे हैं कांटे नहीं तथा इरेजर यानी रबर तथा वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। ना देखो बेटा है इसमें, ना तो इरेजर से मिटा लें, रबर से मिटा लें, ना वाइटनर लगाएं, कुछ भी नहीं लग सकता उसमें, ठीक है। अगला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जो भी प्रश्न होगा उसके सामने उसके अंक दे रखे हैं कि ये प्रश्न कितने नंबर का और कैसा आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पेपर ध्यान से समझना और सब कुछ आपको इस पेपर में आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले आप देखें, बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ पड़ा है, इसका जवाब आपको किस में देना है, OMR शीट पर देना है। पूर्णांक कितना है बेटा, 20। 20 प्रश्न आएंगे टिक लगाने वाले। क्या है पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है बेटा, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, और सामने देखो बेटा इसके एक नंबर पड़ा है 01, है ना। तो ऑप्शन है ए वाला भारतेंदु युग के, बी है बेटा द्विवेदी युग के, तीसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों शुक्ल युग, और चौथा है ऑप्शन नंबर डी शुक्लांतर युग। तो बताओ बेटा बाबू गुलाब राय जो थे वो किस युग के लेखक थे। तो आप सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों द्विवेदी युग के लेखक थे, ठीक है। तो इस पेपर को बहुत ही अच्छी तरह से देख कर जाना, इससे बहुत कुछ मिलने वाला है। अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न नंबर 2, चिंतामणि किस विधा की रचना है। और आप देख सकते हैं ये भी एक नंबर का प्रश्न है। चिंतामणि किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए है निबंध, बी है कविता, सी है नाटक और डी है कहानी। तो चिंतामणि जो है मेरे प्यारे बच्चों वह निबंध है। क्या है, निबंध है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है बेटा तीसरा, गबन किसकी रचना है, गबन। तो ऑप्शन ए है मेरे प्यारे बच्चों मुंशी प्रेमचंद्र, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है निराला और डी है हरि कृष्ण प्रेमी जी। तो गबन जो है आप सब जानते हैं मुंशी प्रेमचंद की है रचना। चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा, चौथा प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं शुक्ल युग की समय अवधि क्या है। ये प्रश्न बस से याद करके जाना, इनसे बहुत प्रश्न मिलेंगे बेटा, और ये भी एक नंबर का प्रश्न है बेटा। तो ऑप्शन ए है 1936 से 1943 तक, बी है बेटा 1919 से 1938 तक, सी है मेरे प्यारे बच्चों 1900 से 1918 तक, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की समय सीमा कब तक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 1919 से 1938 तक। अगला प्रश्न है बेटा 5, नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए है जीवनी, बी है आत्मकथा, सी है साक्षात्कार या भेंट वार्ता, और डी है मेरे प्यारे बच्चों रेखा चित्र। तो बताओ नील का निर्माण फिर किसकी रचना है। तो बेटा इसकी विधा क्या है। तो बेटा आप सब जानते हैं ये आत्मकथा है। क्या है बच्चों, आत्मकथा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों छठा प्रश्न, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, ये एक नंबर में आया हुआ एक नंबर का बेटा प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है द्विवेदी युग, बी है बेटा भारतेंदु युग, सी है प्रगतिवादी युग और डी है छायावादी युग। सभी प्रश्न के सामने बेटा ऑप्शन नंबर पड़े होंगे कौन कितने नंबर का है। तो बताओ प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग की। किस युग की है बेटा, द्विवेदी युग की। अगला प्रश्न है मधुशाला किसकी रचना है। मेरे प्यारे बच्चों 7वें नंबर का प्रश्न है, मधुशाला किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है रामधारी सिंह दिनकर जी की, बी है हरिऔध जी की, सी है हरिवंश राय बच्चन जी की और डी है सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो आप सब जानते हैं बेटा जो मधुशाला है वो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है बच्चों, भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है, ये बेटा एक नंबर में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है सिया राम शरण गुप्त की, बी है बेटा मैथिली शरण गुप्त की, सी है जयशंकर प्रसाद जी की और डी है महादेवी वर्मा जी की। तो बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त जी। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला प्रश्न है बच्चों, आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल कब से कब तक है? एक नंबर का प्रश्न है बेटा। ऑप्शन ए है सन 1843 ईस्वी से अब तक। बी है बेटा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। सी है मेरे प्यारे बच्चों सन 1918 से 1936 ईस्वी तक। और डी है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। तो यदि आपने ढंग से इसे पढ़ा हो तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है बेटा, सन 1843 ईस्वी से अब तक। ठीक है, आधुनिक काल जब भी पूछा जाए अब तक पर लगाएंगे। अगला प्रश्न है बेटा 10वां, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है बेटा आधुनिक काल, बी है आदिकाल, सी है बेटा भक्ति काल और डी है रीति काल। तो मतीराम जो है मेरे प्यारे बच्चों वह रीति काल के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? रीति काल के। चलिए 11वां प्रश्न देखते थे मेरे प्यारे बच्चों। जो 20 प्रश्न आपके आने वाले हैं टिक लगाने में, उसमें 10 प्रश्न रचनाओं से और लेखक से संबंधित आएंगे और 10 प्रश्न जो है आपके व्याकरण से संबंध आएंगे। चलिए अब रचना से संबंधित हो गए, व्याकरण के देखो बेटा। 11वां प्रश्न है, ऑप्शन है बेटा ए शोक, बी है रति, सी है हास्य और डी है निर्वेद। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इन चार में आपको बताना है। आपके सिलेबस में मैं आपको बता दूं सिर्फ 2 ही रस हैं, हास्य रस करुण रस। हास्य रस का स्थायी भाव बेटा होता है हास और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? हास्य रस का स्थायी भाव। तो हास्य रस का बेटा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी हास। अगला प्रश्न है बेटा, ये भी 1 नंबर आपको दिलाएगा। अगला प्रश्न है 12वां, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। प्रभात भी होता है बेटा कई जगह पे लिखा हुआ। तो ये भी 1 नंबर का प्रश्न है। कह रहे हैं उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बेटा ऐसे एक उदाहरण आएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें अलंकार कौन सा है। क्या आएगा बेटा? उदाहरण आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें अलंकार कौन सा है। ऑप्शन ए है बेटा उपमा अलंकार, बी है उत्प्रेक्षा अलंकार, सी है रूपक अलंकार और डी है बेटा श्लेष अलंकार। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कई बार आपको बताया था कि बेटा जब भी जनो जनो या मनो मनो आ जाए तो तुरंत उत्प्रेक्षा अलंकार आप लगाएंगे। अर्थात इसमें आप देख सकते हैं इस उदाहरण में मनो लिखा हुआ है, इसका मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ये बेटा 1 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन ए है 3, बी है 2, सी है 4 और डी है बेटा 5। तो आप सब जानते हैं बेटा कि रोला जो छंद होता है उसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 4। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप सबको पता है आपके में छंद सिर्फ 2 हैं, एक सोरठा और एक रोला। बेटा दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ के जाना क्योंकि इन्हीं से प्रश्न आएगा। इनमें मात्राएं भी आप अच्छे से लगाकर देख के जाना। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? 1 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन है ए, बी और ऑप्शन नंबर बी है मान, सी है अक और डी है आ। तो आप सब जानते हैं आकर्षण में देखो शुरू में क्या आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। बेटा ये पेपर को आप बहुत अच्छे से इस मॉडल पेपर को तैयार करके जाएंगे क्योंकि ये यूपी बोर्ड की तरफ से ही दिया गया है और इससे आने की काफ़ी संभावना है। ठीक है, चलिए 15 प्रश्न देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? और ये भी बेटा 1 नंबर का प्रश्न है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? ये भी 1 नंबर का बेटा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 3।
तो बताओ रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये नया टॉपिक लगाया गया है आपके सिलेबस में। रचना के आधार पर जो होते हैं वो बेटा 3 भेद होते हैं वाक्य के, और अगर आ जाए अर्थ के आधार पर कितने होते हैं तो 8 लगाएंगे। अर्थ के आधार पर कितने लगाएंगे बेटा 8। कितने अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर आप लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 8, ठीक है, और रचना के आधार पर 3। चलिए देखते हैं 16वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं पीताम्बर में कौन सा समास है। 1 नंबर में आया हुआ प्रश्न है बेटा। ऑप्शन ए है कर्मधारय, बी है द्वंद्व, सी है बहुव्रीहि और डी है तत्पुरुष। तो पीताम्बर में बेटा जो समास है वो ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास बेटा, बहुव्रीहि। और यदि ऐसा कोई ऑप्शन आ जाता है बेटा जिसमें 2 समास सही होते हैं तो उसमें आप कोई सा भी लगा सकते हैं, हालांकि एक ऑप्शन ही दे रखा होगा। 17वां प्रश्न है आंसू का तत्सम रूप क्या है। आंसू का तत्सम रूप क्या है। ये बेटा 1 नंबर का आया हुआ प्रश्न है आंसू का, ध्यान रखें आंसू, ठीक है। तो ऑप्शन ए है अश्रु, बी है अंशु, सी है रोना और डी है आंख। तो आंसू का क्या होता है बेटा, अश्रु होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अश्रु। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वें नंबर का प्रश्न है कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। 1 नंबर में आया हुआ प्रश्न है बेटा। ऑप्शन ए है कर्ता की प्रधानता, बी है कर्म की प्रधानता, सी है बेटा भाव की प्रधानता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें बेटा अगर कर्तवाच्य में पूछा है तो कर्ता की होती है, भाववाच्य में पूछा है तो भाव की होती है, और कर्मवाच्य में पूछते तो कर्म की प्रधानता होती है। तो इसमें बेटा कर्तवाच्य में तो ऑप्शन नंबर 1 कर्ता की प्रधानता होगी, याद रखें बेटा, ठीक है। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता, भाववाच्य में भाव की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। कह रहे हैं ताभ्या शब्द में विभक्ति एवं वचन कौन सा है। ताभ्या शब्द में विभक्ति एवं वचन कौन सा है, ये भी बेटा 1 नंबर में आया हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है षष्ठी विभक्ति एक वचन, बी है बेटा सप्तमी विभक्ति द्विवचन, सी है षष्ठी विभक्ति बहुवचन और डी है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो मेरे प्यारे बच्चों ताभ्या में जो है ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। बच्चों इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लें तद शब्द के, तभी आप याद पेपर में जो है वो कर पाएंगे इसका सही प्रश्न का जवाब। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन है। 1 नंबर का प्रश्न है बेटा। ऑप्शन ए है मनुष्य, बी है बचपन, सी है बेटा वह और डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से सर्वनाम पूछा गया है, सर्वनाम कौन सा है। तो आप जानते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी वह सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि वह क्या है, एक सर्वनाम है बेटा, ठीक है। इन सभी को अच्छे से तैयार करके जाएं, इन सभी से संबंधित टॉपिकों को भी, जिससे आपके पेपर में कोई सा नहीं बच पाए। तो बेटा ये थे 20 जिनका जवाब आपको OMR शीट पर देना है। अब चलते हैं बेटा लिखने वाले की तरफ। ये 20 नंबर हो चुके हैं। अब जो लिखने वाला होगा मेरे प्यारे बच्चों वह होगा 50 नंबर का। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग पढ़ा है बेटा वर्णनात्मक प्रश्न खंड वा। अभी क्या था वो खंड आ था, ये आप लिखने वाली कॉपी में करेंगे। और यहाँ पर पढ़ा है बेटा पूर्णांक 50। तो इसमें पहला प्रश्न आएगा बेटा, पहला प्रश्न, क्योंकि 20 तो वो हो गए खंड आके, तो अब ये खंड वाके हैं तो ये पहला प्रश्न आएगा। और अगर उस 20 से अगले लगाया तो ये पहला न डाल के पेपर में 21वें नंबर का मिलेगा। पेपर में या 21वें नंबर का मिलेगा या पहले नंबर का, ठीक है बेटा, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो पहला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा है 3 × 2 = 6। मतलब प्रश्न है बेटा 3, एक प्रश्न में मिलेंगे 2 नंबर, एक प्रश्न में कितने मिलेंगे बेटा 2 नंबर, और टोटल हो जाएंगे 6 नंबर, ठीक है। तो ये गद्यांश बेटा आपके 2 आएंगे, आप 2 में से जो भी चाहो वो करो। मैं आपको इस पेपर में तो फिलहाल सभी बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको करना जो है वो 2 में से एक ही है, ठीक है बेटा, बोर्ड एग्जाम में। चलिए देख लेते हैं पहला क्या है। कह रहे हैं यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, ठीक है बेटा। अब आप सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, ये जो पैराग्राफ आएगा
इसके नीचे 3 प्रश्न दिए होंगे बेटा, ये 3। अब पहला प्रश्न आप समझ सकते हैं कि हमेशा संदर्भ का आएगा, ये आएगा पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तब भी बेटा ये जो संदर्भ होगा ना, इसे पढ़कर आपको ये जो गद्यांश दे रखा होगा, इसे पढ़ के ये पता करना पड़ेगा आपको कि ये कौन से पाठ का है और इसके लेखक कौन है, और ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेंगे। मैराथन वीडियो अगर आप देख लेंगे तो उससे कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ये भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे नहीं पहचान पाएँ तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह से इस पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। उस पे कहीं न कहीं पर ऐसा शब्द ज़रूर लिखा होगा जिससे आप पाठ का नाम पहचान जाएँगे। तो देखें, यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मित्रता है, और आप भली-भाँति जानते हैं कि आपका पहला पाठ मित्रता ही है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मिल गया ना? फिर क्या कह रहे हैं? समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ दृढ़ता है, और निर्बल साथ ढूंढता है। और निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ये एक पैराग्राफ है, पता चल गया मित्रता का। पहला प्रश्न है बेटा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जब आप इसका उत्तर लिखेंगे, और उत्तर में हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, उत्तर में क्या हेडिंग डालेंगे, संदर्भ। क्या डालेंगे, संदर्भ। और संदर्भ कैसे लिखा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के किससे, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो बेटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दूसरा है, गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बेटा जहाँ से जहाँ तक रेखा है, आप देखें यहाँ से है रेखा, और कहाँ तक है, यहाँ तक है बेटा। तो जहाँ से जहाँ तक रेखा खींची हुई है, वहाँ से वहाँ तक आपको उसकी व्याख्या करना है। आप हेडिंग डालेंगे इसके उत्तर में रेखांकित अंश की व्याख्या, और ये पूरी अच्छी तरह से अपनी भाषा में इसकी व्याख्या कर देंगे। तीसरा प्रश्न हो जाएगा बेटा, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं। तो आप कह सकते हैं, उत्तर देखो इसका कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पर मिलने वाला है बेटा। समाज में विभिन्नता देखकर, देखो समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिले जिसमें वे सभी गुण हों। यहाँ तक आप लिख सकते हो, तो इसका नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। बड़ा भी लिख सकते हो, उससे अगले भी लिख सकते हो बेटा, चिंतनशील वाले से लेकर, ठीक है, उत्साही का, यहाँ तक भी लिख सकते हो। मतलब इन तीनों प्रश्नों के जवाब आपको इसी में मिलने वाले हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। तो बेटा या तो आप ये करें, और या जे अथवा के बाद में जो आपको दिख रहा है ये कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में दो में से तो बेटा एक ही करना होगा। तो बीच में क्या लिखा है, अथवा। या तो अभी मैंने जो ऊपर बताया था आप वो करें, और या फिर ये अथवा में दे रखा है। अब इससे पहचानेंगे कि ये कौन सा है। तो कह रहे हैं, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। आप बहुत अच्छे से, अब मान लो ये हमने पढ़ा, और इसको पढ़कर भी हम ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि कौन से पाठ का है और इसके लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 प्रश्न को भी पढ़ें। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है, गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। और तीसरा है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द मिला, ममता। तो बस चल गया पता बेटा, तीसरा प्रश्न पढ़कर भी पता चल जाएगा। तो ये कौन सा पाठ है बेटा, ये हमारे गद्यांश का पाठ नंबर 2 ममता है, और इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें जब आप उत्तर लिखेंगे तो उत्तर में हेडिंग क्या डालेंगे, संदर्भ डालेंगे, और संदर्भ हेडिंग डाल के इसका संदर्भ लिख देंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के ममता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा हो जाएगा बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ पर है बेटा रेखा खींची हुई, और यहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ तक। इसे पढ़ पढ़ के अपनी भाषा में लिखेंगे अच्छी तरह से, और थोड़ी बड़ी होना चाहिए। इसमें भी आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। तीसरा है बेटा, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। इसका उत्तर भी आपको इसी में मिलने वाला है बेटा।
ठीक है, क्योंकि उनके पिताजी विपत्ति के लिए उनके लिए बहुत सोने के थाल वगैरह लेके आते हैं और यही कार्य उसने क्या बताया है, इच्छा के विरुद्ध या परम पिता की इच्छा के विरुद्ध बताया है। तो ये इस प्रकार बेटा इन दोनों पैराग्राफ में से आपको ये कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 2 की तरफ। जैसे गद्य में गद्यांश आए थे इसी प्रकार पद में पद्यांश आएंगे दूसरे नंबर के प्रश्न में। कह रहे हैं दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अभी गद्यांश थे बेटा, पद्यांश आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे और इसमें बेटा एक प्रश्न 3 का होगा, एक 3 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 का होगा, अर्थात 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो पहला देख लेते हैं, इसमें भी 2 होंगे, अथवा लगा होगा बेटा, बीच में 1 करना है। कह रहे हैं चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु घिरी लेघ हो, या लांग होता है बेटा, ठीक है। जाकी कृपा पंगु घिरी लांग है, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा कि ये किस कविता से लिया गया है, पद्यांश में किस चैप्टर का है। तो आपको यहाँ कुछ नहीं मिला तो सूरदास तो मिल ही गया, और सूरदास का एक है जिसका नाम है पद। एक ही चैप्टर है बेटा, एक ही कविता है, क्या चीज़, पद, और उसके कवि कौन है, सूरदास जी। तो देख लेते हैं, अब हमें पता चल गया ये सूरदास के पद से लिया गया है। अब इसके हम क्या देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं बेटा 3 कौन से हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से समझ लेंगे। पहला प्रश्न है बेटा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पद नामक कविता से लिया गया जिसके कवि सूरदास जी हैं। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, संदर्भ। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हेडिंग डालेंगे और जहाँ से जहाँ तक बेटा, अब हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों केवल 2 लाइनों में है रेखा खींची हुई, तो इन्हीं 2 की व्याख्या करेंगे। ठीक है, इन्हीं 2 की क्या करने वाले हैं आप, व्याख्या करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे करेंगे कि कवि सूरदास जी कहना चाहते हैं कि जिनकी कृपा से बहरा सुन भी सकता है, गूंगा बोल भी सकता है, और एक भिखारी अपने सिर पर छत्र धारण करके भी चलता है, ऐसे करुणा में भगवान की बार बार वंदना करता हूँ। इसे अपनी भाषा में हिंदी में लिख देना है। तीसरा है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बेटा इन्हें अच्छे से आप देखेंगे चरण कमल बंदो हरिराई में, और कौन सा अलंकार है इसे आप बता देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते, और ये मैंने सभी कराएं बेटा, फिर में अच्छे से करके आना। अब देख लेते हैं बेटा अगला। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, और आपको मैं बता दूं फिर अथवा लगा हुआ है बेटा, यानी या तो आप सूरदास वाला करो या ये करो। और आपको बता दें ये वाला इस बार के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये इस बार के लिए। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है, सुनी सुंदर बैन सुधारस सानी सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करी नैन तिरछे समझाए कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर सोई हुई, रावय अवलोकित लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विगसी मंजुल मंजु कंज कली। आप देख सकते हैं, हमें इसको पहचानना है कि इसके कौन से कवि हैं, इनके कौन से चैप्टर यानी कौन से कविता से लिया गया है ये। तो आप सब जानते हैं कि मान लो हम ना भी पहचान पा रहे हैं कि इसमें कौन सा है, तो बेटा आप यहाँ तो देख ही पा रहे हो तुलसी लिखा है, और तुलसी जी के कौन सा चैप्टर है, कौन सा कविता है आपके में, धनुष भंग। क्या है बेटा, धनुष भंग। तो बस पता चल गया, जहाँ तुलसी दिखा यानी तुलसीदास के धनुष भंग। तो इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं बेटा। पहला प्रश्न क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि कविता पता चल गई बेटा धनुष भंग, और कवि पता चल गया तुलसीदास। दूसरे बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, जिसके नीचे रेखा खींची उसे हिंदी में अच्छा करके लिख देंगे। तीसरा बेटा अनुराग तड़ाग और मनु मंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार है। बहुत अच्छी तरह से आप इसके अलंकार लिख देंगे, दोनों में क्या है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, बस हो गया काम। चलिए अगला तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तीसरे प्रश्न में भी याद रखना, अब ये संदर्भ का संस्कृत का गद्यांश आएगा, फिर संस्कृत का पद्यांश आएगा। बेटा ये गद्यांश पद्यांश बहुत आएंगे और करना एक ही एक होगा। जैसे तीसरा प्रश्न में क्या आएगा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ध्यान रहे इसमें 5 प्रश्न नहीं आएंगे बेटा संस्कृत में। संस्कृत में आपको संदर्भ लिखना है और संदर्भ के बाद उसका हिंदी अनुवाद करना है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए।
बेटा अब यहाँ पर 2 दे रखे हैं, आप भी बहुत भली प्रकार से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 दे रखे हैं। एक तो मेरे प्यारे बच्चों ये दे रखा है, ध्यान से देखो, ये है गद्यांश, और दूसरा जो दे रखा है बेटा ये दे रखा है। तो इन दोनों में से किसी एक का, क्योंकि बीच में क्या लगा है बेटा, अथवा लगा है, बीच में क्या लगा है, अथवा। तो अथवा का मतलब या तो ऊपर वाला कीजिए, इसका संदर्भ अनुवाद कीजिए, या इसका। तो बेटा अनुवाद तो तब हो पाएगा जब हमें संदर्भ पता चल जाए, और संदर्भ तब पता चलेगा जब ये पता चल जाए कि ये किस पाठ का है, क्योंकि संस्कृत में कवि तो होते नहीं है, लेखक तो होते नहीं है, तो पाठ का ही पता करना पड़ेगा। करना एक ही है दोनों में से, बीच में क्या लगा है बेटा, अथवा लगा है। और करना क्या है, 5% नहीं, आपको जब पता चल जाए तो उसका संदर्भ लिखो, जिसके आपके 2 नंबर मिलेंगे। हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल के लिखो हिंदी, तो उसके 3 यानी टोटल 5 मिलने वाले हैं। तो पढ़ के देखते हैं बेटा, तभी पता चलेगा। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायच केंद्र स्थलम अस्ति। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसरता। मुगल युवराज दारासिको अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययन अकरोत्। सतेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्, यत् तेन उपनिषदाम् अनुवाद फारसी भाषाएं करिता। बहुत अच्छे से ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया। ये किसका है बेटा, वाराणसी पाठ का है। संस्कृत में चैप्टर नंबर पहला वाराणसी चैप्टर का ये बेटा गद्यांश दे रखा है। संदर्भ हेडिंग डाल के लिखेंगे प्रस्तुत, या दिया गया गद्यांश जो है या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। दूसरा हेडिंग आप क्या डालेंगे बेटा, क्या डालेंगे, हिंदी में अनुवाद। तो दूसरा हेडिंग जब आप हिंदी में अनुवाद डालेंगे तो इसे बहुत ही अच्छी तरह से बेटा इसका अनुवाद आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सभी का बहुत अच्छे से पढ़ाया है बेटा, और बहुत अच्छे से आपको ये सब तैयार भी करवाया है। तो इसकी हिंदी आपको बनाना होगी, हिंदी अनुवाद डाल के, और आसानी से मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति, मतलब कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। फिर करें इतेव संस्कृत वाग्मपस्य संस्कृतिस आलोक सर्वत्र प्रसरता, मतलब क्या है बेटा इसका, कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश चारों ओर फैला है। मुगल युवराज दारासिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्रण अध्ययन अकरोत, इसका मतलब क्या है बेटा, कि मुगल युवराज दारासिको ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। सतेसा सतेसा ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत, यत तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषाएं करिता, अर्थात वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। तो बेटा इतनी सी ये हिंदी मैंने फिलहाल बता दी, लेकिन आप जो है अच्छे से पढ़ लेना, मैंने ये सभी करा तो दिए ही हैं आपको। ठीक है बच्चों, चलिए अगले देख लेते हैं। अगले क्या है, दूसरा वाला। दूसरा है बेटा मानक जीवनस्य संस्करणं संस्कृति, अस्माकं पूर्वज्या मानव जीवनम संस्कर्तु महंतम प्रत्यन अकुर्वन्, तो अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च आदर्शनेन तर्त सर्वत अस्माकं संस्कृति। तो बेटा ये किसका है, तो अगर आपने अच्छे से अपनी संस्कृत पढ़ी है तो आप समझ गए होंगे ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से है। ठीक है, तो संदर्भ क्या हो जाएगा, इस चाहे ऊपर वाला करो चाहे ये करो, कि क्या है बेटा, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, लेखक तो होते नहीं है। अब अगला हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, क्योंकि इसका हिंदी अनुवाद भी तो करना है। तो हेडिंग जब हम डालेंगे हिंदी अनुवाद, तो उसके बाद में बेटा क्या करना है, हिंदी अनुवाद डाल के इसकी हिंदी आसानी से आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इसकी भी हिंदी बता दूं। चलिए देख लेते हैं इसकी हिंदी। मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, अर्थात मानव जीवन को सजाना संवारना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वज मानव जीवनम संस्कृति महत्तम प्रयत्न अकुर्वन्, मतलब हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए थे। तो अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च आदर्शयन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, उन्होंने हमारे जीवन को सजाने संवारने के लिए जिन आचरणों और विचारों का प्रदर्शित किया था वह सभी हमारी संस्कृति है, वह सभी हमारी संस्कृति है। बस इतना सा है बेटा। चलिए तो इन दो में से एक कर देना। अब फिर से संस्कृत में है, लेकिन बेटा संस्कृत में श्लोक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना है। किसका मेरे प्यारे बच्चों, श्लोक। चौथा प्रश्न होगा
2 का संदर्भ, 3 की हिंदी, टोटल 5 नंबर इसमें मिलेंगे। बस ये श्लोक होगा। और बेटा 2 श्लोक ये ऐसे ही आपके पेपर में आएंगे, इसीलिए जो श्लोक लिखना होता है वो पेपर में ना आया हो। फिलहाल तो पहले ये देखते हैं। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, कोई भी एक, क्योंकि बेटा इसमें भी बीच में अथवा लगा है। ठीक है बच्चों। पहला देखें, मान हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, काम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। बताओ मेरे बच्चों, ये कौन से पाठ का है? ये तो आप कौन सी कविता है या पाठ है? कविता ही का होगा बेटा, क्योंकि ये जो श्लोक होते हैं वो कविताओं के ही होते हैं। बताओ जरा क्या है बेटा। तो आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लिया गया है वो जीवन सूत्राणी से लिया गया है। एक आपके पास कविता है, एक कविता है, तो बेटा वो उसका नाम क्या है? जीवन सूत्राणी, उससे लिया गया है। तो संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित या संस्कृत खंड में जीवन सूत्राणी नामक कविता से लिया गया है। और ये पहले वाले का हिंदी क्या हो जाएगा कि मान हित्वा प्रियो भक्ति, क्रोध हित्वा न सोचती, यानी कि यक्ष जब पूछते हैं युधिष्ठिर से, वहाँ पर की बात है बेटा, यक्ष पूछते हैं कि क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता, और क्या त्याग कर वो धनवान हो जाता है, और क्या त्याग कर वह सुखी बन जाता है। तो युधिष्ठिर जवाब दे के क्या कहते हैं कि मान हित्वा प्रियो भवति, अर्थात कहते हैं कि अभिमान त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है, और क्रोधम हित्वा न सोचती, और क्रोध त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता। फिर कह रहे हैं काम हित्वार्थवान भवति, अर्थात कामना यानी इच्छा त्याग कर मनुष्य धनवान बनता है। और लास्ट में बेटा लोभ हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ को छोड़कर मनुष्य सुखी बनता है। ठीक है, तो इच्छा को छोड़कर धनवान और लोभ को छोड़कर मनुष्य सुखी बनता है। तो बेटा इतना सी थी, इसकी हिंदी लिखना 5 नंबर मिलेंगे। या फिर इसका लिखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये बेटा किस चैप्टर का है? तो ये है भारतीय संस्कृति का। आपको मैंने बताया था, पढ़ाया भी बहुत अच्छी तरह से। किसका है बेटा? भारतीय संस्कृति से है। ठीक है बच्चों, तो इसका भी संदर्भ आप लिख लेंगे जब भारतीय संस्कृति इसका पाठ पता चल गया तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सब सुखी हों। सर्वे संतु निरामया, अर्थात सभी निरोग हों, अर्थात रोगों से दूर हों। फिर क्या है बेटा? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, अर्थात सभी कल्याण को देखें, सभी कल्याण को पाएं। माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्, और कोई भी दुख का भागी ना बने। तो बेटा इसकी इतनी हिंदी लिखने आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं बेटा, 5वां। कह रहे हैं अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। और बेटा ये 3 नंबर का आएगा। 3 नंबर का आएगा। क्या चीज़ है बेटा? ये खंड काव्य है। और खंड काव्य क्या होता है? आपके में खंड काव्य आप अगर बरेली जिले के तो मेवाड़ मुकुट है महाराणा प्रताप जी, और उन्हीं को अच्छे से आपको पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। तो जरा प्रश्न को देख लेते हैं। इस वाले प्रश्न बेटा बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे, कई प्रश्न होंगे इसमें, लेकिन आपको नहीं लिखना है सब। जैसे का वाले में बेटा मुक्ति दूत, तो ये आपके यहाँ का नहीं। ये प्रश्न जो होता है अनेक अनेक जिलों में अलग अलग होता है बेटा, कई कई जिलों में। तो ये मुक्ति दूत आप लोग अगर बरेली के हैं तो बेटा ये मुक्ति दूत बरेली में नहीं चलता। फिर ज्योति जवाहर ये भी नहीं चलता। गा वाला है बेटा, बरेली वालों के लिए केवल गा वाला करना है, जिसमें लिखा हो मेरे प्यारे बच्चों मेवाड़ मुकुट। क्या लिखा हो? मेवाड़ मुकुट। तो आपको इन दोनों प्रश्नों के जवाब देना है, केवल और केवल, और किसी के नहीं। नीचे जो है बेटा इनके भी नहीं देना है, ठीक है, केवल गा वाले का। क्या कहना है? मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने अच्छे भली भांति पढ़े हैं सभी सर्ग, और दूसरा जो सर्ग है लक्ष्मी का, तो उसका आपको सर्ग लिखना है। हेडिंग डालेंगे लक्ष्मी का सर्ग, और इस पूरे को आपको बेहतर तरीके से लिख देना है। ठीक। दूसरा प्रश्न है बेटा, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र। तो आप अच्छे से प्रश्न लिखेंगे कि हेडिंग डालेंगे बेटा दौलत का चरित्र, और हेडिंग डाल के पूरे दौलत के चरित्र को आसानी से आप लिख देंगे। ठीक है बच्चों, केवल मेवाड़ मुकुट का करना है और दोनों करना है। ठीक है, चलिए। और नीचे ये जो भी हैं बेटा, ये देखो कितने हैं, का खा गा जो भी हैं, इनमें से कुछ नहीं करना है। फिर डायरेक्ट बेटा अगला प्रश्न ही करना है। ठीक है, 6ठे नंबर का। 5वें में तो यही होगा, तो 6ठे नंबर का करना है और कुछ नहीं करना है। 6ठे के का में क्या कह रहे हैं? 5 नंबर का है बेटा, 3 + 2 5।
दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। बेटा ये गद्य के जीवन परिचय हैं, यानी लेखकों के जीवन परिचय हैं, तो कह रहे हैं कि इनका जीवन परिचय लिखकर क्या करना है, उनकी एक रचना भी लिखना है, 5 नंबर मिलेंगे। तो बेटा यहाँ पर गद्य में 3 आए हुए हैं और पेपर में भी आपको 3 ही मिलेंगे। जैसे पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है बेटा जयशंकर प्रसाद और तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आपको इन 3 में जो भी जीवन परिचय बहुत अच्छे से याद है, जो भी, चाहे वो पहले वाला हो, चाहे वो दूसरा हो, चाहे वो तीसरा, जो भी अच्छा है, उस लेखक का जीवन परिचय आप लिखेंगे। अगर आपको लिखना है राजेंद्र प्रसाद का, तो हेडिंग डालेंगे बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय और उनका पूरा लिख देना है। अगर आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद का, तो आप हेडिंग डालेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और जीवन परिचय का हेडिंग डाल के महत्वपूर्ण बिंदु की टेबल बनाएंगे, कृतियाँ लिखेंगे और भाषा शैली साहित्य में स्थान सब कुछ लिखेंगे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखना है तो बेटा इनका लिख दें। तो इन 3 में से कोई एक लिखना है आपको। फिर बेटा छठे का ही खामे है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। प्रमुख, उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो बेटा इसमें भी सेम भाई ये बस ये है, वो लेखकों के थे गद्य के, ये कवियों के पद के, ये भी 5 नंबर दिलाएंगे। ये भी बेटा आपको 3 मिलने वाले हैं, 3 में से कोई भी एक अच्छे से आपको तैयार करना, मतलब जो भी आपको अच्छे से आता हो वही आपको लिखना है। यहाँ तो बेटा ऐसे तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी, सुमित्र नंदन पंत जी, महाकवि सूरदास जी, तो जो भी आपको अच्छे से याद हो, जैसे पेपर में जो आए तीनों को देख लेना। अगर तुलसीदास का याद है तो जो भी उसमें आए, तो उसमें से जो याद है उन्हीं के नाम से हेडिंग डाल के फिर टेबल बनाएंगे, बढ़िया करके महत्वपूर्ण बिंदु सबको लिख देंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरे प्यारे बच्चों 7वां प्रश्न है, कह रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अभी हमने ऊपर मानहित्व वाला और सर्वे भवन्तु वाले 2 श्लोक की हिंदी की थी, नहीं की थी, तो वो ऐसे ही बेटा 2 श्लोक आपके पेपर में आएंगे। तो जो पेपर में आएंगे उन्हें लिखना ही नहीं है, कोई तीसरा श्लोक जो पेपर में आए उन्हें नहीं लिखना है, कोई तीसरा श्लोक जो बेटा पेपर में ना आया हो और आपको याद हो वो यहाँ पर लिख देना है, जो आपने याद करे हो। इसलिए बेटा मैंने आप सबको 3-3 कराए हैं, मैराथन में भी यही बात बोली है। तो 3-3 प्रश्न, आप 3-3 श्लोक आपको कराएं। यदि आपके याद किए हुए 2 पेपर में आ भी जाते हैं तो भी मेरे प्यारे बच्चों एक प्रश्न ऐसा होगा जिसे आप आसानी से एक श्लोक ऐसा होगा जिसे आसानी से आप यहाँ लिख सकते हैं और इस श्लोक को लिखने के बेटा 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों। 8वां प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। बेटा किन्हीं 2, सिर्फ 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, वो भी किसमें, संस्कृत में। और यहाँ पर बेटा 4 प्रश्न संस्कृत में पूछे गए हैं और ये 2 नंबर दिलवाएगा आपको, क्योंकि जब 2 पूछे तो 1 नंबर का 1 होगा, यानी 2 नंबर का 2 हो जाएगा। पहला है मेरे प्यारे बच्चों भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, तो इसका जवाब दो बेटा। और मैंने मैराथन वीडियो में ये टोटल करा दी, बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों पुरुराज का आसीत, तीसरा है चंद्रशेखरा का आसीत, चौथा है मेरे प्यारे बच्चों बीरा केन पूज्य थे। तो ये 4 प्रश्न है बेटा संस्कृत में, इन पेपर में भी आपको 4 आएंगे। इन 4 में से जो भी प्रश्न, फिर से मैं बोल रहा हूँ बेटा, इन 4 में से जो भी 2 प्रश्न आपको याद हों उन्हीं का नंबर डाल के उन दोनों प्रश्नों के जवाब को आप लिख देना। जो भी 2 प्रश्नों के जवाब याद हो उन दोनों प्रश्नों को हेडिंग डाल के आप लिख देना। ठीक है बेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले 9वें प्रश्न की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, और ये प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, और ये बेटा 7 नंबर का प्रश्न है। कितने? 7। तो ये 7 नंबर का प्रश्न है। और एक बात ध्यान रखना बेटा, ये बड़े बड़े जो 7 नंबर 6 नंबर के प्रश्न है ये बिल्कुल छूट ना जाए, पूरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए, ये बेटा छूट ना जाए, ये बात ध्यान रखना। अब ये है क्या, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, किसी भी एक पर। अर्थात ये जो 4 दे रखे हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पेपर में भी आपके 4 आएंगे। उन 4 में जो आपको याद है, वैसे तो निबंध देखो बेटा याद करे नहीं जाते, जिस टॉपिक के बारे में आपको सबसे ज़्यादा जानकारी है उस टॉपिक को ही आप लिखेंगे। जो पेपर में आए उनमें से सबसे ज़्यादा आप किसके विषय में जानते हैं। जैसे यहाँ 4 आए हैं। दूसरा है बेटा आतंकवाद, तीसरा है जनसंख्या, चौथा है नारी सशक्तिकरण। अब इन 4 में से हर विद्यार्थी अलग अलग जानता होगा। कोई पर्यावरण के बारे में अत्यधिक जानता होगा, कोई जनसंख्या के विषय में, कोई आतंकवाद के विषय में।
तो बेटा आप जिस भी टॉपिक पर सबसे ज़्यादा जानते हो उनमें से कोई एक का टॉपिक पे लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे। जैसे आतंकवाद पर लिखेंगे तो लिखेंगे आतंकवाद के कारण और निवारण पर निबंध। ऐसे हेडिंग डाल के पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, उसमें लिखेंगे। उसके बाद में कितने भी हेडिंग आप बना लो, हेडिंग बनाते जाना है और लिखते जाना है हेडिंग डाल डाल के, और लास्ट हेडिंग लिखना है उपसंहार। ठीक है बेटा, तो ये 7 नंबर आपको दिलवाएगा। 10वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अपनी विशेष रुचियों को उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। ये बेटा 4 नंबर दिलवाएगा आपको। और बीच में इसके अथवा लगाए, इसका मतलब या तो ऊपर वाला पत्र लिखो और या ये वाला। उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो बेटा या तो आपको ये वाला मॉडल प्रश्न करना है। तो 2 पत्र आएंगे बेटा, दोनों में से जो भी आपको भली भांति अच्छी तरह से आता हो उन दोनों को बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये है बेटा पत्र। पत्र के लिखने की फॉर्मेट आप विशेष रूप से ध्यान रखें। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैराथन वीडियो यदि आपने कंप्लीट कर ली तो कोई भी प्रश्न बचने को नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इन सब को ये पत्र आप भी वीडियो जरूर देखें बेटा मैराथन वाली। उसमें जितने भी पत्र हैं उसे बेहतरीन करके तैयार कर लें, और कोई सा भी पत्र आए दोनों को अच्छे से पढ़ लें। जो आपको आता उसे अच्छे से लिखेंगे सुंदर राइटिंग में विषय डाल के। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था आपका कक्षा 10 हिंदी का मॉडल पेपर। बिल्कुल सेम इसी प्रकार का प्रश्न बदले भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी प्रकार का कल आपको बोर्ड पेपर में मिलने वाला है। मैंने बता दिया बेटा किसमें कितना करना है। छोटा सा पेपर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करना होगी बेटा। ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना होगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, आपकी खातिर रात दिन जाकर मेहनत कर रहे हैं। इस वीडियो पर लाइक भी करना, कमेंट्स भी करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो, उनसे भी कहो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, क्योंकि मेहनत काफ़ी की जा रही, सब्सक्राइबर काफ़ी कम है। अपने दोस्तों को वीडियो का लिंक अवश्य भेज दें, और सभी बच्चे बेटा अच्छे तरह से इस वीडियो को देखेंगे जिससे सभी का भला हो सके, सबका पेपर अच्छा जाए। ठीक है बेटा, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।